साथियों, युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। युवा तक कार्यक्रम में आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों कि 3 जून को और 6 जून को सैकड़ों युवा बेरोजगारों से मैंने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मुलाकात की। साथियों, हर बेरोजगार से मुलाकात करके शायद जो कार्यालय पूछ रहे हैं उन बेरोजगारों को पता कोशिश करता हूँ उन्हीं के सामने उनसे संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करके उनकी समस्या का निस्तारण करवाने की, या फिर समय देकर और उसके साथ अधिकारी के पास जाकर अभ्यर्थियों को साथ ले जाकर उनकी समस्या का हल करवाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, 3 तारीख को मैंने मुलाकात की, मेरी तबीयत खराब थी। आज उन अभ्यर्थियों को और आज भी अन्य विभिन्न भर्तियों को लेकर प्रदेश से बेरोजगार पहुंचे थे, उनके साथ चाहे चेयरमैन महोदय अधीनस्थ बोर्ड के उनसे बात करनी हो, चाहे विद्युत विभाग में जाकर बात करनी हो, चाहे इसके अलावा सीएमओ में अधिकारियों से मुलाकात करवानी हो या चिकित्सा विभाग के अधिकारी से मुलाकात करनी हो, हर अधिकारी के साथ अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर मैंने बात की और समस्या का निस्तारण करवाने की पूरी कोशिश की। साथियों, शायद लाइव में मुझे कोई लाइव आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि लाइव आप लोगों के पास सही आ रहा होगा। मैं एक चीज बता रहा साथियों, युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि जो अपडेट जो वर्तमान में जो क्या चल रहा है और क्या क्या बात आप तक पूछें, क्योंकि पूरे दिन भर हम भाग रहे थे। साथियों, घर पर बैठकर कमेंट करना, मैं कई लोगों को कमेंट ये देखता हूं कि इस भर्ती में ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, और उस भर्ती के कुछ अभ्यर्थी जो मेरे साथ रहते हैं, आज मैं सीएमओ में था, कुछ लोग मैसेज फोन कर रहे थे, वो अभ्यर्थी कह रहे थे हम ही नहीं जानते, केवल सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं, जब हम बुलाते वो नहीं आते हैं। लेकिन साथियों, जो भी बेरोजगार राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय आता है उसके साथ जाकर मैं कोशिश करता हूँ उस बेरोजगार को न्याय मिले, और वो अभ्यर्थी भी जानते हैं कि उनके मैं साथ जाता हूँ, कितनी उनकी आवाज़ उठाता हूँ, सबको पता। आज मैं डीएलबी में भी जाके आया था, डीएलबी जो विभाग है उसमें भी जाके आया था फायरमैन भर्ती को लेकर। तो साथियों, मैं एक चीज़ आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि युवा तक कार्यक्रम के साथ ही मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग एमएलए नेताओं के अलग अलग मांग है, व्यक्तिगत स्वार्थ है, व्यक्तिगत मांगे हैं, लेकिन काश वो एमएलए और जो नेता जो कम से कम युवा बेरोजगारों के लिए जिद करते कि प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस सरकार भी काश ये चिंतन करती कि अभी हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर रद्द हुआ है, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको चिंतन और मनन ये करना चाहिए था कि प्रदेश का युवा बेरोजगार तैयारी करता, मेहनत करता है, कर्जा लेकर यहाँ कोचिंग करता है, और पेपर लीक होने पर उनके ऊपर क्या बीतती है। रीट 2021 के रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। वहीं पहले जेईएन भर्ती का पेपर लीक होकर रद्द हुआ, लाइब्रेरियन का रद्द हुआ, लगातार प्रदेश में जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, पशुधन सहायक के डमी अभ्यर्थी, धांधली करते अभ्यर्थी पकड़े गए। वहीं आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस भर्ती में भी दिवाकर पब्लिक स्कूल का नाम आया, केवल मान्यता रद्द की गई, उसकी संपत्ति अभी तक जब्त नहीं हुई। हम लगातार ट्विटर के माध्यम से मैं सरकार से सवाल पूछा हूँ कि संपत्ति कब जब्त होगी, नए कानून के तहत उनको 10 साल की सजा कब मिलेगी और आर्थिक दंड कब लागू होगा। मैं तमाम युवा साथियों को मैं हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं, हमने जिनको चुना आज अपने भविष्य के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए और राज्यसभा चुनाव में अपनी बोली लगा रहे हैं, जबकि उनका फर्ज था। जो खून के आंसू मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगार रो रहा है पेपर लीक को लेकर, लंबित भर्तियों को लेकर, सिस्टम को लेकर, नई भर्तियों को लेकर, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दिलाने को लेकर, तमाम युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर आज युवा बेरोजगार शहीद स्मारक पर, सड़कों पर, हर जगह पड़ा रहता है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या उनका फर्ज नहीं था कि वो उनके मुंह में वो लेटर लिख देते ना, लेटर लिख कर औपचारिकता पूरी कर ली? क्या उनके मुंह में जबान नहीं थी जो युवा जीत कर भेजते हैं? लेकिन युवा मेरा समझदार है, 2023 में जीत की चाबी हमारे पास होगी। हर चीज को आप याद रखिए कि हमारे संकट में कौन साथ था, कौन नहीं था, कौन सड़कों पे हमारे साथ था नहीं था, हम संघर्ष कर रहे थे, हम रो रहे थे, हम तड़प रहे थे, उस समय कौन नेता हमारे साथ था? युवाओं के नाम पर राजनीति, अपने आप को युवाओं का नेता कहते, बड़े बड़े नेता। अरे ये तो बोल दीजिए कि पेपर लीक होने से युवाओं की आत्मा रो रही है, उनके माँ बाप रो रहे हैं, उनके सपनों को बेचा जा रहा है, पेपर माफिया फल फूल रहे हैं, नकल माफिया फल फूल रहे हैं, कानून की तौहीन की जा रही है। अरे नया कानून, एक सख्त कानून लाने की घोषणा की, आप लेके तो आए लेकिन उसकी पालना तो करवा दीजिए। अरे दिवाकर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर तो चला दीजिए, उन लोगों की संपत्ति जब्त तो कर दीजिए। अरे अपराधियों में डर तो होना चाहिए। एक के ऊपर एक पेपर लीक हो रहा है, आज युवा बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं।
आखिरकार ये कब रुकेगा? होटलों में मौज मस्ती चल रही है, अरे कम से कम इसके लिए चिंतन मनन करिए। सब राजनेताओं को बैठना चाहिए कि हम इन माफियों को कैसे खत्म करें, कैसे युवा बेरोजगार को भविष्य को बचाएं, ये उनको चिंतन और मनन करना चाहिए। अरे वो चिंतन मनन मत करिए, 10 सीटें भी नहीं आएगी, ऑटो में बैठ कर जाने लायक भी नहीं रहेगी कांग्रेस सरकार। मैं कह रहा हूं, अभी भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सत्यता है। युवाओं में आक्रोश है, युवा दुखी है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे राज्यसभा चुनाव खत्म हो तो तमाम मंत्री एमएलए सबसे सुझाव ले और सबसे चिंतन मनन करें कि हम इन माफियों को कैसे खत्म करें, और जो जिन्होंने पेपर लीक किया, जो युवाओं के दोषी हैं सपनों पे, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हम एक और अभियान चलाएंगे। अब जिस भी भर्ती का पेपर लीक हुआ और जिस विभाग का पेपर लीक हुआ और जिस विभाग का जो मंत्री है उसका विरोध करेंगे। अब ये जिम्मेदारी दे दीजिए कि मंत्री जी अपने अधिकारियों से मीटिंग करिए, सामंजस्य बिठाइए, पेपर लीक हो गया तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आपका विभाग का पेपर लीक होगा, तो उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, उनको एक्टिव करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेटिंग में लग जाए कि भैया हाँ मैं पेपर दे दूंगा, सपनों को बेच दूंगा जो रीट में हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा। 10 जून के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मैं बात रखूंगा प्रदेश के बेरोजगारों के। नहीं सुनते हैं तो भैया हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत विकल्प है हमारे पास, क्योंकि 2023 के चुनाव जाति पाति और धर्म पे नहीं लड़े जाएंगे, और रोजगार का पहला मुद्दा होगा। और युवा समझदार है, युवा जाति और धर्म के नाम पर बेचने वाला नहीं है, नहीं वो भ्रमित होने वाला है। वो कहेगा कि मेरे संकट में मैं सड़कों पे था, जब मैं रो रहा था, मेरे सपनों को बेचा जा रहा था, तब कोई साथ नहीं थे। और जो साथ होगा, एक इक्के दुक्के जो नेता हैं, धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं नाम लूंगा तो कई लोग कहेंगे कि आप उनका प्रशंसा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। 1-2 नेता जो उनका जमीर जिंदा है वो आवाज उठा रहे, लेकिन यहाँ 200 एमएलए हैं, 25 सांसद वो और 10 राज्यसभा वाले सांसद हैं, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। क्या उनका जमीर मर गया है? क्या वो आवाज नहीं उठा सकते युवा बेरोजगारों के लिए, उनके भविष्य के लिए? आज हर युवा बेरोजगार के दर्द में मैं भागता हूँ, सुबह शाम भागता हूँ, इस गर्मी में भागता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उनका दर्द जानता हूँ। जिम्मेदारी एमएलए एमपी की थी, लेकिन साथियों अब आगाज कर दिया, 2023 की ताल ठोक दी है, तो अपनी ताकत का एहसास भी करवाएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा साथियों, आज मेरे साथ 5-6 लोग सीएमओ में मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात करके आए थे और विभागों से मिलकर आए, तो उन भर्तियों की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहूंगा जिससे आप लोगों को पता चले। मैं एक चीज बता दूं, रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस की बात चल रही थी, 7 तारीख आज की मीटिंग थी, लेकिन मंत्री जी है आपको पता उदयपुर बाड़ेबंदी में, तो आज की मीटिंग नहीं हो पाई। उनके पीए साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 12 तारीख के बाद वो आते ही प्राथमिकता के साथ मीटिंग लेकर और रीट के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती का सिलेबस का काम करेंगे। वो आपको पता है कि बाड़ेबंदी में सारे मंत्री एमएलए हैं, तो आज मीटिंग तो वैसे भी नहीं होनी थी। अब वो आएंगे तो 12 तारीख के बाद ही मीटिंग होगी, इसके बाद ही आपका रीट के बाद आयोजित होने वाली शिक्षा भर्ती का सिलेबस को लेकर फैसला होगा, क्योंकि मीटिंग शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होनी है ये शिक्षा भर्ती के सिलेबस को लेकर। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 जो महत्वपूर्ण भर्ती है, 9 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के संबंध में। मैं आपको बता दूं साथियों, में मुझे पता है, आज भी मैं मिलकर आया हूं, मुझे 2 चीज कही उन्होंने कि 15 और 22 उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन कैबिनेट में अनुमोदन होना है, उसके बाद कैलेंडर जारी होगा। और उन्होंने 2 तारीख मुझे बताई, आप नोट कर लीजिए, 15 जून और 22 जून, यानी कि 15 और 22 जून में जब भी कैबिनेट मीटिंग बोले, 2 कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित बता रहे हैं। देखो ऊपर नीचे कई बार क्या हो जाता है, जैसे कोई राजनीतिक संकट हो जाए, ऊपर नीचे चले जाए, लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया 15 जून और 22 जून, यानी कि हम कोशिश के, मैंने कहा साहब 15 ही को करवा दीजिए, 22 को क्यों जा रहे, तो 15 जून या 22 जून दोनों कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी, उस कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल इस पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 को मिल जाएगा। यानी कि मुझे कहा है, आज मुख्यमंत्री जी के जोन सेक्रेटरी साहब से मैं मुलाकात करके आया हूँ और उन्होंने यही कहा है 15 जून या 22 जून को पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के कैलेंडर को अनुमोदन मिल जाएगा, उसके बाद कैलेंडर जारी हो जाएगा। इसका मतलब यही है 15-22 का मतलब, क्योंकि 15 या 22 में होता है, इसका मतलब यही है जून महीने आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। आज मैं खुद मिलकर आया हूँ साथियों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया था, जब तक आपका कैलेंडर जारी नहीं हो जाए, जब तक आप लोगों को खुशियाँ नहीं मिल जाए, मैं आपके साथ रहूँगा, अंतिम सांस तक साथ रहूँगा, वो वादा मैं निभाऊंगा और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज भी मैं जाकर आया हूँ साथियों। पटवारी प्रोविजनल सूची के लिए लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, 2 चीज़ कह रहे हैं, दस्तावेज हमारे पूछे कि नहीं पूछे, मैंने बता दिया दस्तावेज आपके पूछ के विभाग में। अब कह रहे ज्वाइनिंग कब होगी, मुझे नहीं पता, वो विभाग जाने।
लेकिन प्रोविजनल सूची के लिए चेयरमैन साहब से बात हुई, अगले वीक के लिए कह रहे हैं पटवारी की प्रोविजनल सूची कब जारी हुई, अगले वीक में। और सुनवाई भी कोर्ट में बताई जा रही है। अब न्यायालय को इसमें अंतिम फैसला करना है, न्यायालय को करना है, लेकिन प्रोविजनल सूची अगले वीक में जारी होने की बात कह रहे हैं। दस्तावेज पहुंच चुके हैं, ज्वाइनिंग का कार्य वो रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में, मुझे पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। फायरमैन के संबंध में मैं आज मिल के आया हूँ। फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे जो प्रैक्टिकल और फिजिकल कब होगा, तो उन्होंने कहा इसी महीने में 15-20 दिन लगेंगे, इसी महीने में हम इसका आदेश जारी कर देंगे और संभावित उन्होंने बताया जुलाई में हम करवाएंगे। उन्होंने संभावना जुलाई की संभावित तिथि जो जुलाई में बताई है, और इसके अलावा आदेश महीने में 15-20 दिन में जारी करने का आश्वासन दिया। कविता चौधरी जी से मैं मिल के आया हूँ। इसके अलावा साथियों, कृषि विभाग की जो सभी विषय की जो स्कूल व्याख्याता की बात कर रहे थे, सभी विषयों में जो 3 विषयों को शामिल किया था, 3 को नहीं किया था, उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट है और जल्द ही इसके संबंधित आदेश जारी हो जाएंगे। मेरे हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है सभी विषयों को इसको शामिल कर लिया जाएगा। जो मीटिंग हुई है वहाँ कमेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, सभी विषयों को शामिल करने की बात आई है सामने। सीएटी की दिसंबर में बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं 12वीं और ग्रेजुएशन लोगों के दिसंबर जनवरी में सीएटी के एग्जाम की संभावना बताई जा रही है। सीएटी अब साथियों पशु चिकित्सक भर्ती और डब्ल्यूओ जो भर्ती है उसके 5 जुलाई को सुनवाई, एडवोकेट जनरल साहब पैरवी करेंगे। उम्मीद है एडवोकेट जनरल साहब जाएंगे तो इस भर्ती का निस्तारण जल्द हो जाएगा। साथियों अब कह रहे हैं टेक्निकल हेल्पर भर्ती के आंसर की को लेकर प्री एग्जाम के आंसर की जारी नहीं करने की वो बात कह रहे हैं, और इसकी मेन एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित बता रहे हैं कि जुलाई में होगी, लेकिन प्री की हम आंसर की जारी नहीं करें। लेकिन पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर 13 जून को धरना प्रदर्शन करें। जो तमाम टेक्निकल हेल्पर भर्ती की जो पदों की संख्या बढ़ाने की मांग करें, तमाम अभ्यर्थियों से यही निवेदन है 13 जून आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी जून में वो कह रहे हैं परिणाम जारी करने की, 13 जून के बाद परिणाम जारी होगा। इसी महीने परिणाम जारी करने के बाद अधिकारी कह रहे हैं परिणाम जारी होने के बाद आपके पद नहीं बढ़ा सकते हैं, कि वो नहीं बढ़ेंगे। आपको साफ कह दूँ, आपके पास 13 तारीख का अंतिम मौका है। आपने ताकत दिखाई, अच्छा प्रयास किया, संघर्ष किया, तो आपके पद बढ़ सकते हैं और आपको न्याय मिल सकता है। और इसी के साथ जो पंचायती राज जेईएन भर्ती के अभ्यर्थी भी 13 तारीख को पूछो, दोनों भर्तियों के लोग या 13 तारीख को धरना देंगे और मांग करेंगे कि टेक्निकल हेल्पर भर्ती में पद बढ़ाई जाए और जेईएन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। पंचायत राज जेईएन भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी वो भी ध्यान सुनिए, 13 जून को इनके साथ दोनों भर्तियों को लेकर आपका धरना प्रदर्शन रखा गया है। और इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, उनके पास लास्ट मौका है। पंचायत राज जेईएन भर्ती के लिए आज आपका अखिलेश जोहार मेरे साथ गया था, जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती पंचायत राज जेईएन भर्ती से संबंधित है। तो अब परसों यानी कि 9 तारीख को मुझे वापस बुलाया गया है, वो वापस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। 9 तारीख को वापस सीएमओ में अधिकारियों से हमारी मुलाकात होगी अन्य मांगों को लेकर, जिसमें पंचायत राज जेईएन भर्ती भी महत्वपूर्ण मांग है। लेकिन 13 तारीख को आप भी प्रयास करो, इधर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि साथियों आपको पता है जो पंचायत जो संविदा पे जो लगे हुए हैं जेटीए, वो तमाम लोग, मुझे आज अभ्यर्थियों ने बताया कि वो लोग मेरे लिए भी कह रहे हैं कि उपेंद्र यादव जो प्रेशर का साथ दे रहा है, उल्टा गलत वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं संविदा वालों को, ने तो हम आपको जो सरकार स्थायी करने के लिए कहा, आपसे वादा किया, हमने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि पक्ष में बोला होगा। आपको बोनस अंक दे रहे हैं, उसका भी हमने विरोध नहीं किया। लेकिन जब सरकार ने 2100 पदों पर और 539 पदों पर जब लिखित परीक्षा की घोषणा की थी, भर्ती निकालने की घोषणा की, उस पर सरकार मुकरेगी तो हम विरोध करेंगे। अब आप, मुझे नहीं पता आपको किस चीज़ का बुरा लग रहा है, क्योंकि लाखों युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं और मैं अंतिम सांस तक इनका साथ दूंगा, क्योंकि घोषणा सरकार ने की थी। हम आपका विरोध कर ही नहीं रहे, और आपको लगता है कि इन पदों को आप ले लो, तो ये तो देखो आपका हम विरोध नहीं करें, इनका अधिकार है, इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनके लिए मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। लेकिन हमने आपका विरोध नहीं किया और आप कह रहे हो कि प्रेशर वाले, तो आपको गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, आप अपनी संघर्ष कर रहे हो, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार ने घोषणा की उन पदों पर वो भर्ती होनी चाहिए, इसके लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। तो पंचायत राज जेईएन भर्ती के जब अभ्यर्थियों कहना चाहूँगा, आप जाग जाओ, आपके पद अभी जो वर्तमान स्थिति यही कह रहे हैं कि हम तो पहले 550 जो भी पद है इस पर भर्ती निकालने की वो बात कह रहे हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है 2100 पदों को अभी वो गौण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, 2100 पदों को भी लेकर आएंगे, क्योंकि सरकार ने युवा बेरोजगारों के लिए वो घोषणा की थी। इसके लिए 13 तारीख को आप भी उतरिए, मैं भी कर रहा हूँ, 2 ही भर्तियों के लोग आ रहे हैं टेक्निकल पर, आप वाले, तो वहाँ बैठेंगे, 1 दिन बैठना पड़े, 3 दिन 5 दिन बैठना चाहिए, आप संघर्ष करेंगे। और 2 दिन बाद मुझे वापस बुला रहे हैं, 9 तारीख को मैं एक बार फिर मिल रहा हूँ,
मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, हर बार आपका अभ्यर्थी साथ जाता। आज भी अखिलेश गया था, पूछ लीजिए, पूरी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। 13 तारीख एक बार आप सभी से मेरा निवेदन, आपके भविष्य के लिए निवेदन, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई काम नहीं है, मेरा निजी नहीं है, आपका काम है, आपका भविष्य काम है। तो आपके हाथ में फिर लुटिया डूब गई तो कुछ नहीं होने वाला। आपको संघर्ष जब तक करना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाए। उदाहरण पीटीआई भर्ती का अभ्यर्थी, वहाँ कभी 500 कभी 1000 लोगों की संख्या, वो 9 को भी आए, 24 को भी आए, वो जब बुलाया वो लोग आए, और आज उनके 6000 पदों पर आपको पता है घोषणा हो गई, विज्ञप्ति भी इसी महीने में जारी हो जाएगी पीटीआई भर्ती। साथियों इसके अलावा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, और इस संबंध में वो अधिकारी से बात करें, हमें वापस 9 तारीख को बुलाया है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती के आपका अजीत मेरे साथ गया था, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अपडेट मैं कल तक और दे दूंगा, और मैं इसमें लगा हुआ हूँ, चिंता मत करिए। मैंने आपसे वादा किया था आपका भर्ती निकलवाने का, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज चिकित्सा मंत्री जी के जहाँ उनके पीएस उनका अधिकारी से मुलाकात की है, सीएमओ में भी बात की है, और बात चल रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जल्दी आपको अच्छी खबर मिले। क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा आज, क्योंकि कल इस पर एक महत्वपूर्ण अपडेट और दूंगा मैं आप लोगों को। इस पर हम लगे हुए हैं, और 9 तारीख को वापस बुलाया है, तो आप समझ लीजिए इसके पीछे पड़ा हूँ, तो कुछ न कुछ मिलेगा। उम्मीद करिए कि हमें 21 तारीख को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़े, सरकार उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ कर दे, और नहीं करे तो 21 तारीख को हम डंडा ठोक देंगे। मैं आप लोगों के साथ वहाँ स्वास्थ्य भवन के गेट पर बैठ जाऊँगा। तो इसलिए अपनी तैयारी, सोशल मीडिया पे नारा तो चलना चाहिए कि हमारी मांगे नहीं मानी तो 21 तारीख को हम स्वास्थ्य भवन के बाहर धरने पे बैठेंगे। आ रहा हूँ 21 तारीख को आपके साथ, इसलिए घबराइए मत। 20 सरकार की, 21 हमारी। भर्ती हमें चाहिए, जल्द चाहिए, और जल्द ही भर्ती चाहिए, इसलिए हम लोग संघर्ष करें। आपके साथ ही आज भी थे, कुछ बातें लाइव बताने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई आपकी भर्ती को अटकाने वाले भी है। तो जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये नहीं कि आप 21 तारीख को भूल जाए। 21 की तैयारी तो आपको मिलकर करनी होगी। दबाव सोशल मीडिया से भी बनता है कि हाँ 21 तारीख को लोग आ रहे, स्वास्थ्य भवन का घेराव क्यों करने आ रहे, भर्ती के लिए। तो दबाव भी काम कर जाए, उससे पहले भी आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, लेकिन 21 की तैयारी में आप जुट जाए। 21 तारीख को मैं आपके साथ स्वास्थ्य भवन का घेराव करूँगा और वहाँ बैठूंगा आप। तो रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती के अभ्यर्थियों को यही कहूँगा, चिंता ना करिए, मामला पूरा संज्ञान में, आपको जल्द खुशी मिले इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ईसीजी के जो गणेश और उसके साथी आए, वो भी चिंतित ना हो, मुझे पता है आपका मामला संज्ञान में। कल मैं आपके साथ भी अधिकारी से मिलूंगा, और 9 तारीख को मैं आपके एक प्रतिनिधि को मैं साथ लेके जाऊंगा। ओबीसी वाले मामले में, क्योंकि साथियों ओबीसी आरक्षण विसंगति के मामले में मैं जब भी जाता हूँ अवगत करवाता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, पिछले दिन से कोई भी ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी, जो 5 मई के बाद किसी ने भी, हमने ओबीसी युवा मोर्चा का गठन मैंने किया, क्योंकि सब लोग गायब हो गए थे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था। तो ओबीसी युवा मोर्चा मैंने बनाया, इसलिए बनाया कि काफ़ी लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि मैं भी ओबीसी से आता हूँ। मैं हर श्रेणी, हर कैटेगरी, हर वर्ग, सबका मैं साथ देता रहता हूँ। मेरे लिए फर्ज है कि जिस कैटेगरी से मैं आता हूँ, जिसका गलत हो रहा है, किसी कैटेगरी के साथ गलत हो, जनरल के साथ गलत हुआ मैंने साथ दिया, ST/SC के साथ हुआ तो साथ दिया, MBC के साथ हुआ तो जहाँ भी गलत होता है मैं साथ देता हूँ। तो अब 20 कोई भी नहीं मेरे पास, वो योगेश और तमाम वो हिंगलाजदान और तमाम वो अभ्यर्थी मेरे पास आए कि भैया तारीख की घोषणा करो। मैंने कहा शाम को मैं घोषणा करूँ, और शाम को मैंने 20 तारीख की आप लोगों को घोषणा करी। अभी समझ में आया कि कई लोग बाड़मेर वाले, कई लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख की घोषणा कैसे कर दी, हमें नहीं पूछा। तो भैया ये शादी ब्याह का नोता नहीं है, आपको तारीख घोषणा आप पहले कर लेते। आपको कहा था आप स्वतंत्र कर लीजिए, आप कर लीजिए, 20 तारीख में कैंसिल कर देता हूँ, आप कर लीजिए, करिए, आगे बढ़िए, करिए। मुझे दबाव लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं दबने वाला नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। मैं दे रहा हूँ साथ, नुकसान आप लोगों को हो रहा है। घर पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। आप 5 तारीख के जाके बाद बैठ गए, उस समय ये तय हुआ था कि अगले महीने में 10 तारीख तक फिर दोबारा आएंगे, लेकिन घर जाकर बैठ गए, तारीख की घोषणा कर नहीं रहे। पीड़ित अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि हम क्या करें, लुट गए, पटवारी हर भर्ती में लुट गए। फिर कार्यालय आए, कार्यालय उनसे कहा कि आप तारीख घोषणा करें। शाम को मैंने 20 तारीख घोषणा कर दी, अब कह रहे तारीख घोषणा करें, तो तुम कर लीजिए भाई, आइए मैदान में। मैं तो पहले भी साथ आ जाता, लेकिन या तो तारीख घोषणा करके मैदान में उतरना चाहिए, या फिर ये नहीं कहना चाहिए कि घोषणा हमसे नहीं पूछा। कोई शादी ब्याह है क्या तो न्योता अलग से देना पड़ेगा, या फिर मुझे दबाव में लेने की कोशिश करे। मैं दबाव में आने वाला नहीं हूँ, कोई मेरे व्यक्तिगत काम नहीं है। न मुझे वो भीड़ का शौक है कि मैं भीड़ में आके नेतागिरी करने, मुझे शौक नहीं है, काम आपका है। इसलिए मैं कोई भर्ती की परीक्षा नहीं दे रहा। मैं उन पीड़ित बेरोजगारों के मैसेज देकर, उनके कॉल और मैसेज देखकर मैंने तारीख की घोषणा की, ऐलान किया।
और ये आंदोलन बाड़मेर का नहीं है, ये आंदोलन पूरे राजस्थान का है, हर युवा बेरोजगार का है, हर पीड़ित युवा बेरोजगार का है जो ओबीसी वर्ग से आता है, वो भी संगतियों से इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन कम से कम आपसे मैं निवेदन कर, चलो 20 तारीख नहीं तो आप घोषणा कर दीजिए, दूसरी तारीख घोषणा कर दीजिए, लेकिन उनके को न्याय तो मिले। वो दुखी और परेशान जब लुट जाएगा सब कुछ, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। इसके अलावा साथियों, मैं जो तमाम युवा साथी है मैं आपको बता दूं, जूनियर अकाउंटेंट वाले अभ्यर्थी लक्की मेरे साथ था, इनके 2 मांगे थी, एक सीएटी से बाहर करवाया जाए, और इसी चक्कर में एक बार फिर 9 तारीख को जो 2-3-4 जो प्रमुख मांगे हैं, 9 तारीख को एक बार फिर बुलाया। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ जो आपकी दोनों मांगे पूरी है। आपका जो सीएटी से बाहर करवानी है और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो और परीक्षा तिथि जारी हो, और आपकी एक और मांग थी, इन मांगों के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपके अभ्यर्थी साथ थे, उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रयास सफल होगा और सीएटी से बाहर लाकर आपकी परीक्षा तिथि जल्द जारी करवाएंगे, जिससे आप लोगों को राहत मिल सके, आपका इंतजार खत्म हो सके। परसों एक बार फिर जाएंगे, उम्मीद है हमारा संघर्ष कामयाब होगा। मैं आपका दर्द भी जानता हूँ, आपका इंतजार भी जानता हूँ, आपका परिश्रम भी जानता हूँ, इसलिए आपके अभ्यर्थी रोज आते हैं और वो बहुत अपनी बात रखते हैं। तो मैं, आप लोग इतना विश्वास रखते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँ, जी जान से आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आपको राहत दिलाने के लिए। निकीराम का मुकदमे से संबंधित जो नीमराना में मुकदमे दर्ज हुए थे उसकी फाइल चल चुकी है, उम्मीद है जुलाई तक इनका मुकदमा वापस हो जाए। अब वो फाइल जिस विभाग में चल रही है, गृह विभाग में, मैं अधिकारियों से मिलकर उसको जल्दी से करवाने की कोशिश करूंगा। निकीराम सहित 5-6 लोगों जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो दुखी हैं, परेशान है, रोते हैं। वो राजनेता सब भूल जाएंगे, लेकिन जी बेरोजगार मुकदमा दर्ज हुआ, मुझे पता उनकी पीड़ा, उनके लिए मैं भाग रहा हूँ, उनके मुकदमे वापस करवाऊंगा जिससे उनको नींद आ सके सड़क से। सेकंड गेट 2016 के लिए भी मैंने बात रखी है कि वो अनशन पे बैठे हैं, तो जो जो मैं मुद्दे उनको नोट किया है, जो कई मुद्दे में नोट करा के है, उसके लिए मुझे 9 तारीख को वापस बुलाए जाए 2016 हो। और विशेष शिक्षक वाले मामले में स्पष्ट मैंने कहा है कि विशेष शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी लखनऊ भी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अधिकारियों ने वादा किया था, अभी से आप फाइल चलाओगे, नियमों में शिथिलता दोगे, आप अनुपात 3 का रखोगे, आप पीओ लेवल पर पोस्ट क्रिएट करोगे, तब ये पदों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। अब चलाओगे, क्योंकि सितंबर में तो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, बाद में क्या होगा, तो उनको नोट किया है और वो 9 तारीख को फिर वापस इस पर चर्चा होगी। तो मैं आप जो विशेष शिक्षक वालों से कहना चाहूँगा, आप भी जल्द से जल्द वापस मैदान पर उतारो, प्रेस तो बनाना होगा, वादा याद दिलाना होगा सरकार को कि आपने वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रेस नोट भी जारी हुआ था, बोला भी गया था, मैं आपके साथ पहले भी था, आज भी हमेशा रहूँगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मैं बार बार कहता हूँ तो उनको लगता है यार इसका क्या स्वार्थ है, ये क्यों बार बार मांग कर रहा है। तो आप लोगों भी जब सड़कों पर उतरोगे ना, आप अपनी अपनी मांगों के लिए, जिस पंचायत राज जेन वाले थे, विशेष शिक्षक वाले, उनको लगेगा हाँ यार पीड़ित अभ्यर्थी है, रुपेन यादव सही कह रहा है, वो पीड़ित है, दुखी है और वो मांग कर रहे हैं, इसलिए आपको भी सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं लगातार आपका मजबूत वकील हूँ और अंतिम सांस तक आप लोगों का, हर व्यक्ति का मैं साथ देता रहूँगा। प्रयोगशाला सहायक 2018 ये भर्ती जिंदा हुई, 900 लोगों की चयन सूची जारी हो गई, पद स्थापन आदेश थे, न्यायालय में जबरदस्ती अटकाया गया। डबल एजी साहब से मेरी बात हुई, बोले कि मैं भिजवा दूंगा, लीगल ओपिनियन ही भिजवा दी, लेकिन फिर इसमें लोचा बड़ा हो गया। 300 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए कहा कि 300 लोगों को ज्वाइनिंग दे, अब देंगे किसको 300 लोगों को? 300 लोगों को देंगे तो 301 वाला कहेगा मुझे ज्वाइनिंग नहीं दी, वो जाके कोर्ट में स्टे ले लेगा। यानी कि जानबूझकर अधिकारियों की लापरवाही और भर्ती का अटकाने का एक बार फिर खेल। ये वादा तो कर रहे हैं कि हम तो 300 सूची ज्वाइनिंग आदेश जारी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि ज्वाइनिंग करेंगे जिससे पहले स्टे ले आएगा कोई दूसरा जाकर। इस संबंध में आज भी चिकित्सा मंत्री के अधिकारी बजनेश अग्रवाल जी से 1 घंटे मीटिंग हुई, सीएमओ में मीटिंग हुई, और उन्होंने कहा कि चिकित्सा मंत्री जी आते ही हम बात करेंगे, और सीएमओ में भी 9 तारीख को मीटिंग होगी। क्योंकि जितने हमने ये बात की है, 200, 400, 500, 600, 700 जितने कोर्ट में केस हैं उनकी ही सीट वैकेंट कर लीजिए। आपका अधिकार नहीं है कि 1200 सीटें आप वैकेंट कर लो। जो न्यायालय में जो सीटें हैं 500 या 600, 550 करीब सीटें बचा रहे हैं, उनको सुरक्षित कर ली उनकी सीटें, वो भी योग्य नहीं है। उसमें भी कहा 15 दिन में इनके अभ्यावेदन दीजिए, जांच करिए, योग्य है उनको ले आओ। मुझे नहीं लगता 500-600 में भी योग्य मिलेंगे, उसमें कई अयोग्य मिलेंगे। लेकिन आपको 1200 जो जिस प्रकार लापरवाही चल रही है अधिकारियों की, 1200 सीटें आप वैकेंट नहीं रख सकते हो। आप जो कोर्ट में न्यायालय में जो केस है उन्हीं सीटों को वैकेंट रख सकते हो। तो साथियों, मंत्री जी आने के बाद इस पर हाई लेवल की मीटिंग होगी। इसमें मैंने ऑब्जेक्शन किया है कि आप वही सीटें वैकेंट रख सकते हो जो न्यायालय में जिसका केस पेंडिंग हो, जो केस चल रहा हो।
और ये उच्च स्तर पर इसकी जल्दी मीटिंग होगी, क्योंकि अटकाया गया आपके, क्योंकि कोर्ट में तो आपके साथ ही गए थे। अब वो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि इस लापरवाही के खिलाफ आज मैं सीएमओ भी गया हूँ और चिकित्सा, मैंने कहा ना बचने जी अग्रवाल साहब से मैंने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी आ जाए और वो अधिकारियों से इस चर्चा करेंगे। उन्होंने इस चीज़ पे सहमति जता दी है, जो न्यायालय के हैं जितने केस हैं हम विभाग को कह देंगे, वो गणना कर लेंगे कितने केस हैं, वो पता कर लेंगे, और जितने कैंडिडेट के केस हैं उनके सीट वैकेंट रख देंगे। 1200 रखना अनुचित है, गलत है। तो आज विस्तारपूर्वक इस पर चर्चा हुई है, कोशिश करें जल्द से जल्द जो कोर्ट के केसों की सीटें वैकेंट रखवाकर जो 500-600 बाकी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी करवाएंगे। साथ ही इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते में माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द फैसला लेंगे, उन्होंने ये कहा है। बेरोजगारी भत्ता में जो इंटर्नशिप को रद्द करवाने की मैं मांग लगातार कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप रद्द की जाए, ये मांग लगातार करें। कनिष्ठ अनुदेशक में विकास कल जाएगा, कल इनको समय दिया है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में विकास कल जाएगा बात करने के लिए, कल का समय वहाँ दिया हुआ है। साथियों, युवाता कार्यक्रम जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं जब भी आपको मैंने बता दिया, पहले सोमवार बुधवार शुक्रवार तक का समय फिक्स कर रखा था, लेकिन भाग दौड़ इतनी हो जाती है ये फिक्स समय पे नहीं आ पाता। लेकिन मैंने ये निश्चित कर लिया, जब भी मैं आऊँगा तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा कि आज मैं कार्यक्रम में आ रहा हूँ। तो आप लोग उसमें आप सब अपडेट हैं, सब लोग ये ट्विटर पर जुड़े हो, आप सीधा ट्विटर पर जो पेन यादव सर्च करिए, आप यूट्यूब पर जुड़िए, फेसबुक जुड़िए, वहाँ अपडेट हर अपडेट मैं डालता रहता हूँ। तो वहाँ जब भी मैं कार्यक्रम आता हूँ तो लोग जुड़ जाते हैं। शिक्षक भर्ती 2012 वाला मामले की तारीख नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट से 100% ये केस जीतेंगे, हम चिंता करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। नई LDC, RS, PTI, जूनियर अकाउंटेंट, रेडियोग्राफी, ये सब नई भर्तियों के लिए हम कर रहे हैं, ECG के लिए भी कर रहे हैं, नेत्र सहायक के लिए भी कर रहे हैं, OT टेक्नीशियन के लिए, CHO, तमाम नई भर्तियाँ इनके लिए हम कोशिश कर ही रहे हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं। संस्कृत विभाग की जो है पद बढ़ाने की मामले में विज्ञप्ति इसलिए मई में जारी नहीं हो पाई, क्योंकि वो पदों की वहाँ परीक्षण कर रहे हैं विभाग। अब 9 तारीख तक और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, विभाग जवाब देगा तो कितने पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो अभी स्थिति स्पष्ट होने, इसलिए विज्ञप्ति इसलिए नहीं जारी हो पाई है, केवल पदों की संख्या को लेकर विभाग परीक्षण कर रहे हैं। संस्कृत विभाग वाले 9 तारीख को एक बार फिर मिलेंगे, मंत्री जी एक बार फिर मिलेंगे। शिवराज आया था, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ संस्कृत विभाग के रीट लेवल 1 में पद बढ़ाने वाले मामले में। नर्सिंग भर्ती 2013 में मैंने लगातार कह दिया, मंत्री सुभाष गर्ग जी के घर पे आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके वकील है। उन्होंने वादा किया था घर जाकर बैठ जाइए, कहो अब वादा पूरा करें। PTI भर्ती वाला था तो विशेषकर देखो, सब एक चीज बता दूं, सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज सत्यापन तक वाली बात को उन्होंने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया RS भर्ती 2018 में, वो 2022 में हुई। कई लोगों ने कहीं 3-4 साल में वो शैक्षणिक योग्यता जो हासिल कर लेते, बोले कि वो जो अपेयरिंग में होता, बिल्कुल जिसने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वही फॉर्म भर देगा, बोले कि तो बोले कि वो लंबा कई बार भर्ती अटक जाती है, तो दस्तावेज सत्यापन वाला हम नहीं कर सकते। लेकिन जो कोरोना की वजह से जो 5-6 महीने का डिले हुआ है, उस पर वो विचार कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया, कई भर्तियां हैं, कई लोग PTI वालों ने कहा, कई लोगों ने कहा। देखो साथियों, हम सबकी चुनौती है बाहर से डिग्री डिप्लोमा जो चीज़ लेके आ रहे हैं उनको रोकना, ठीक, वो हमारी, क्योंकि वो हजारों की संख्या में लेके आ रहे हैं और अच्छी परसेंटेज उनकी होती है, उनको रोकिए, उन फर्जी को रोकिए, चाहे किसी भर्ती में हो। लेकिन जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, कितने होंगे, 2000, 5000, 4000 हर भर्ती के, 50, 10 भी हर भर्ती हो, तमाम भर्ती हो, इतने होंगे जो कम से कम कोरोना की वजह से उनको 2 महीने 5 महीने लेट हो गए। उनको यदि मौका मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, अपने भाई हैं। लेकिन जो बाहर से लेकर आ रहे हैं उनको रोकना हमारे लिए चुनौती है। और रही बात जिसकी अच्छी तैयारी होगी उसका नंबर आएगा, तो इस पे वो जो कोरोना की वजह से 70 लेट हुआ, इस पर वो विचार कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल 10,000 पदों के लिए इसके लिए कह रहे हैं प्रोसेस में मामला है। कृषि व्याख्याता वाला बोल दिया, सब विषय वाला। साथियों, जो भी चीज़ें थी मैं युवाता कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे मुलाकात कर लूँगा। जो भी अपडेट थी मैं मिल के आऊँ, कल एक बार फिर कई अधिकारी से मुलाकात होगी, जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। लेकिन आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे ट्विटर पे सीधे जुड़िए, क्योंकि मैं ट्वीट करता रहता हूँ। देखो मैंने अभी ट्वीट किया था कि क्योंकि मैं DLV में जाके आया था, अधिकारियों से मुलाकात करके आया था, तो जो फायरमैन भर्ती से संबंधित मैं अधिकारियों से मिल के आया था, तो मुझे जो पता चला, उन्होंने बताया
कि इसी महीने में डीएलबी की विभिन्न भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो सकती है। हमने अभ्यर्थना भेज दी है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 63 पोस्ट है, रेवेन्यू ऑफिसर की 14 पोस्ट है और आईएन सिविल की 41 पोस्ट है। ये अभ्यर्थना डीएलबी की तरफ से आरपीएससी को भिजवा दी गई है और बोली कि इसी महीने में इनकी विज्ञप्तियां जारी हो सकती है। ये मैंने अभी ट्वीट करके आप लोगों को बताया, ट्विटर पे मैंने डाला है, क्योंकि मैं खुद अधिकारियों से आज मिलकर आया, जो मुझे सूचना मिली आप लोगों को मैंने बताई है। तो आप लोग सीधे ट्विटर पर जुड़िए, वहां सबसे पहले अपडेट आती है। यूट्यूब पे जुड़िए, सबसे ज्यादा अपडेट मिलेगी। मैं एक बार ट्विटर की ओर देख लेता हूँ। संस्कृत विभाग वाला मैं बोल चुका हूँ, सही है। बड़ी बड़ी बातें करते, मैंने ट्वीट किया था कि बड़े बड़ी बातें करते हैं युवाओं के नाम पे, हम युवा नेता हैं, हम युवाओं के लिए जीते। अरे भाई ये तो बता दो, पेपर लीक को लेकर कितनी बार धरना दिया, कितनी बार बोले पेपर लीक हो रहे हैं, नकल, डमी अभ्यर्थी बर्बाद कर रही हो बेरोजगार सपनों को। प्लीज एक बार बोल दीजिए, एक बार धरने पे बैठ जाइए। युवा जयकार करेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, कंधे पे बिठाएंगे, लेकिन युवाओं की आवाज़ तो बन जाइए। हमने चुनकर भेजा आपको, एमएलए एमपी और नेता बनाया आप लोगों को। आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है युवाओं की आवाज़ उठाना, लेकिन आप अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। आप अपने कर्तव्य से दूर जा रहे हो, आप भूल चुके हो। जिस युवा ने आपको सीट दिलाई, आज युवा के लिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे। आज युवा भटक रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन चिंता ना करिए, 2023 दूर नहीं है। हर चीज़ युवा को याद है। मैंने पहले भी कहा था, न जाति न धर्म के आधार पर 2023 में युवा बटने वाले नहीं है। अब युवा रोजगार के नाम पर खलबली मचाएंगे, धमाका करेंगे, हंगामा करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, और झूठे नेताओं को उनकी औकात दिखाएंगे और उनकी दुकान बंद करके ताला लगाकर कहेंगे यह है युवाओं की असली ताकत। जूनियर अकाउंटेंट की मैं बोल चुका हूँ। एक बार देखता हूँ मैं कमेंट यूट्यूब पे देख लेता हूँ यार, बहुत कमेंट आ रहे। मैं बीच में आप लोगों के बीच में मैं आता रहूँगा, जवाब देता रहूँगा। आज बीएसटीसी सेकेंड ईयर के भी आ रहे, देख मैं बात करता हूँ एक बार बीएसटीसी वाले मामले में। कल कनिष्ठ अनुदेशक के लिए कल जाएंगे, हाँ मिलने के लिए। मेरे को लगता है इस मोबाइल में देख लेता हूँ एक बार। तेज भगने लग गया, बहुत तेज भग रहे हैं यार कमेंट इसमें। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मांग की है भैया। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए कल मुलाकात होगी, बहुत ईसीजी वाली। अधिकतर आपने देखा होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों, कमेंट बहुत तेज चल रहा है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो 23 तारीख का आंदोलन हुआ था, जो तमाम मांगे थी, इसमें मैंने मांग पत्र में करीब 28 मांगे थी। उन मांगों का जिस संबंधित विभाग था उनको सबको भेजा। मैंने एक लेटर आपको लोगों को ट्वीट पे, फेसबुक पे, सब जगह डालकर बता दिया था। तमाम विभागों को उन्होंने अग्रिम कार्रवाई के लिए वो ज्ञापन भेज दिया है, और उस पर रिपोर्ट शायद मुझे अभी इसलिए तो 9 तारीख के लिए कहा कि एक बार 9 तारीख को फिर मिलिए, शायद वो विभागों से रिपोर्ट आ जाएगी। मुख्य सचिव साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं भर्तियों को लेकर, और जो अपना मांग पत्र गया ना, कागज़ कचरे में नहीं जाता, उस पर सरकार संज्ञान लेती है। उनको पता है ये धरने पर फिर बैठेंगे, उनको पता है ये सड़कों पे फिर उतरेंगे, उनको पता है ये बैठने वाला नहीं है। उपेंद्र यादव बैठने वाला नहीं है, न इनके साथी बैठने वाले हैं, ये लड़ने वाले हैं भैया। हम कॉपी पेस्ट के नहीं है, हम लोग सोशल मीडिया पे हंगामा करने वाले नहीं, हम धरातल पर हंगामा करने वाले हैं। इसलिए तभी तो पहले 3 थे, अब 2 आंदोलन है, 13 का और 21 का। 20 वाला तो वो डिसाइड करेंगे, वो करेंगे, उनकी मर्जी है। इसके अलावा 14 जुलाई को भी मेरे जन्मदिन पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं विशेष उनके लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। उसके लिए अलग से मैं वीडियो डालूंगा। साथियों, एक और युवा तक कार्यक्रम आप लोगों से मुलाकात करूंगा। कुछ चीज़ भूल गया हूं तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, या मैं ट्विटर पे चेक करता रहूँगा। 94 वाला मेरा फ़ोन बंद है, क्योंकि मैं कई बार खोलता हूँ, कई बार बंद कर लेता हूँ। क्योंकि इसलिए बंद कर लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं अधिकारियों के सामने होता हूँ या कहाँ जाता हूँ तो फ़ोन चालू नहीं रख सकता। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक साथी आ जाएगा तो अधिकतर, क्योंकि साथियों मेरे पास 3 नंबर है, एक व्यक्ति 3 नंबर नहीं उठा सकता। लेकिन मैं लगातार अधिकारी या कि विभाग में रहता हूँ, तो कई बार वो फ़ोन का जवाब नहीं दे पाता। ऐसे में मैं लाइव आता हूँ, युवा तक कार्यक्रम आता हूँ, ट्विटर पर जवाब देता हूँ, यूट्यूब पे देता हूँ। इसीलिए कोशिश करता हूँ कि युवा तक कार्यक्रम आकर आपकी हर बात का जवाब देने की। साथियों, अगले युवा तक कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सब लोगों तक।